हेलो बच्चों, आ जाओ सारे सीए फाउंडेशन के बच्चे। तो अभी चल रहा है आपका सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ में हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आपका इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ ऊपर हम दो दो चीजें पढ़ चुके हैं। आपका एक तो एक्सेप्ट मतलब होगा कि आप अपनी ड्यूटी कैरी आउट कर सकते हैं बाय द एक्चुअल परफॉर्मेंस और बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्या होगा कि अगर आपकी ऑफर टू परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इन दैट केस where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible for non-performance, nor does he thereby lodges his right under the contract. अब क्या उसने एक्सेप्ट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस को, ऑफर टू परफॉर्मेंस को, तो आप उसको परफॉर्मेंस मान रहे हो, आप उसको ऑब्लिगेशन उसने पूरा कर लिया मान रहे हो। लेकिन हो सकता है कि मंगाए थे आलू, वो ले आया गोभी, इसलिए मैंने जो अपनी परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस केस में भी ये मान लिया जाएगा कि प्रोमिसर ने तो भाई अपना जो करना था कर लिया, ठीक है ना। और अब वो किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है और उसके साथ राइट भी ड्यू है। नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस हैं। सबसे पहले तक इट मस्ट बी कंडीशनल। मैंने आपको बोला है मेरे को एबीसी मार्केट में शॉप नंबर 23 पर आकर आपने ये चीज देनी है। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, लोकेशन बिल्कुल मेंशन है। आप मेरे को एबीसी मार्केट जगह बोलते हो, मैं XYZ मार्केट में खड़ा हूँ, आप वहां पर थोड़ा चल कर आ जाए, तो वो आपकी कंडीशनल होगी, वो आपकी अनकंडीशनल रही नहीं रही। अनकंडीशनल और कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस में। पहली ये कंडीशन है कि योर परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जैसे मैंने अभी आपको मैं एबीसी मार्केट में शॉप नंबर 23 में आपसे बोला था कि आप आके मेरे को पेमेंट करने हैं, डिलीवरी देना। आप XYZ मार्केट में खड़े होकर बोल रहे हो सर ट्रैफिक बहुत है, आप यहाँ तक आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, किसी को भेज दो। मैंने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में ये बात नहीं होगी। उस केस में ये चीज नहीं होगी। आपने कोई परफॉर्मेंस की ऑफर नहीं करी, यहाँ पर ये माना जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम आगे जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। या जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that person by whom it is made is able and willing there, and then to do some then to do the whole of what he is bound by his promise to do. And under such circumstances
that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी जगह खड़े होकर आ गए और मुझे पता नहीं आप खड़े होकर आ गए हो। मेरे पास भी ये सिग्नल होना चाहिए कि आप यहाँ पर आ चुके हो और यहाँ पर खड़े हो और आप इस बात की विलिंग हो कि डिलीवरी गुड्स की ले ली जाए, फॉर एग्जाम्पल है। To do the whole of what he is bound by his promise to do. अगर मुझे पता ही नहीं है, आप ठीक है जगह पर आ भी गए, ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे पता ही नहीं आप खड़े हो, या इसको दूसरे को समझो। हमारी बात थी कि आप मोहन को भेजोगे, मोहन को मैं जानता हूँ और आपने भेज दिया सुरेश को। सुरेश मुझे नहीं जानता, मैं सुरेश को नहीं जानता। वो अपना पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा है, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, हमें पता ही नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं है। ये चीजें यहाँ पर थोड़ी समझने की हैं। If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई मैंने डिमांड करी थी आलू की, आप मेरे को दे गए गोभी बढ़ के, तो उस केस में भाई एक आपको पूरा क्लियरेंस, अगर अब ये चीज हमारी होती है तो ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि ये बंदा आया है, ये इसके कार्टून है, मैं कार्टून को खोल कर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं क्वालिटी चेक कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ वही चीज है, ठीक है ना। ये चीज अब नॉर्मली भी समझते होंगे, आप कोई मोबाइल मंगाते हैं 50,000 का या 60,000 का अमेजोन वगैरह से, सब नाम पर्पस के लिए ले रहा हूँ, कोई मेरे को वैसे भी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी आप बोलते हो कि मैं एक बार खोल के देखूंगा, के अंदर मोबाइल ही है, अंदर साबुन की टिकिया होगी, मैं भाई तेरा बाद में पेमेंट कर दूं, क्या बिगाड़ लूंगा। हाँ तू यहाँ खड़ा हो जा, एश्योर हो ले, मोबाइल तू भी जानता, मोबाइल मैं भी जानता हूँ, वीडियोग्राफी कर लेते हैं तो तेरी पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। करोगे ना बेटा, ऐसे करते हो ना, तो वही चीज वहां पर यही चीज मेंशन की हुई है, कोई अलग चीज नहीं है। An offer to one of the several joint promises had the same legal consequences as the offer to all of them. Effect of refusal of party to perform promise. According to section 39, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract unless he has signified by words of by conduct his acquiescence in its continuance. ठीक है ना। जब दूसरी पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने से, या खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि मैं तो भी अमेरिका बैठा हूं जी, मैं भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, है ना। उस केस में चाहे वो कहीं भी बैठा हो, बात वो नहीं है। उस केस में द प्रॉमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस जो है वो पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और अपनी कोई भी डैमेजेस वगैरह रिकवरी के लिए कोर्ट में जा सकता है। लेकिन उसको ये चीज करनी पड़ेगी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को, आई हैव पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो चलने देता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत बड़े फिल्म के स्टार हो, बहुत बड़ी फिल्में बनाते हो आप, और मैं कोई सिंगर हूँ, आप मेरे को सिंगिंग के लिए हायर करते हो कि मैं आपकी फिल्म के अंदर 4 गाने रिकॉर्ड करके दूंगा,
मैं 1 तारीख को, 2nd, 3rd और 4th 4 दिन आपके पास आऊंगा और मैं गाने रिकॉर्ड आपको करके दूंगा। मैं पहले दिन आता हूँ, दूसरे दिन नहीं आता, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं करते, आप देखते हो भाई 2 तारीख को नहीं आया, ठीक है, मैं 3 को, 4 को, 5 को आगे आपके सारे गाने कर देता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करती, आपकी राइट है उस टाइम कि आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करो या नहीं करो। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करोगे करोगे। ला आपको एक राइट दे देता है, यू कैन डू दिस, कैन डू, यू हैव टू डू दिस नहीं, इस प्रकार केसेस में। A singer entering a contract will be the manager of theatre to sing at his theatre 2 nights in every week during next 2 months, and be engaged to pay rupees 1 lakh for each night's performance. On the 6th night, he will fully absent herself from the theatre. Now be is at liberty to put an end to the contract, but he is not required to put an end to the contract. अगर वो चलने देता तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत समझते हैं बात को, ठीक है, ओके, नहीं समझते तो he has an remedy to put the contract to an end. His contract in its entirety. Analysis of section 39. From language of section 38, it is clear that in cases under consideration, the following two rights accrue to the aggrieved party, namely to terminate the contract, to indicate by word or by conduct that he is interested in its continuance. तो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया तो टर्मिनेट कर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो अपने कंडक्ट या किसी दूसरे तरीके से दिखाएगा कि वो इसको कंटिन्यू रखना चाहता है। ऑफ कोर्स जब टर्मिनेट नहीं किया तो वो कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर मैं 2 तारीख को नहीं गया, मैंने 3, 4, 5 तारीख को चला गया, मैंने 5 तारीख को गाना गाया, तो मेरी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, ठीक है ना। तो ये उसकी इंडिकेशन था कि वो मेरे से गवाना चाहता है, ठीक है, 2 तारीख को नहीं आया कोई बात नहीं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है। In case the promisee decided to continue with the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. अब मैंने 2 तारीख को नहीं आया, मैं 3, 4, 5 तारीख को आकर गा दिया। अब वो भाई साहब अपना बैठे हैं, 6 तारीख को मैं कहता हूँ भाई मेरी पेमेंट हो गई, तो पेमेंट नहीं मिलेगी जी, 2 तारीख को तू नहीं गाया, तो भाई मेरे को बता देते, 3 तारीख को बता देते, 4 तारीख को बता देते, बट आपने मेरे को नहीं बताया। आपको किसी ना किसी एक्ट के थ्रू चीज को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा माना जाएगा जब तक कि कोई दूसरी कॉन्ट्रारी ना हो। इन द case the promisee decided to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. In either case, the promisee would be able to claim damages that suffers as a result of the break. अब मैं आपके पास आया, मैंने अपने 4 दिन पूरे गा दिए, ठीक है, 2 तारीख को नहीं आया मैं, अब तीसरे दिन मेरे को बता दो, मैं 2 तारीख को नहीं आया, 3 तारीख को है, आप बता दो भैया हम तेरे से नहीं गवा पाएंगे, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। अब उसके सारे मैंने गाने गा दिए, अब आप उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस चीज का एडवांटेज नहीं उठा सकते। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन कर दी। अगर आप डैमेज कोई चीज ब्रेक करते हो, कुछ करते हो, तो वो अलग चीज होगी कि अब आप गुड कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, तो उसके लिए फिर कोर्ट मेरे को मेरे राइट देता है।
आपको भी राइट दिया कि आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लो, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो। आपने कंटिन्यू करने का चुना। The liability of joint promisors and promisee. Evaluation of joint liabilities. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contractor, all such persons during their joint lives and after the death of any of them is represented jointly with the survivor or survivors, and after death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. ये हमने ऊपर भी एक बार देख चुके हैं. If two or more persons have made a promise, joint promise, ordinarily all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. After death of any of them, his legal representatives jointly with the survivor or survivors should do. After death of all the promisors or promises, the legal representatives of all the original co-promisers must fulfill their promise. अगेन यही लाइन आ जाती है. इस लाइन को बेटा अच्छे से नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में यही लाइन मारती है. इस लाइन को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो याद रख लेते हैं. ये चीज आपको याद रह जाती है. यहाँ पर प्लीज इस चीज को समझें कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है. तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जिसके ऊपर साइन हुए हैं उस चीज को ऑनर किया जाएगा जब तक जहां तक वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, इमोरल नहीं है और लॉफुल है. ओके. तो अभी तक बेटा हमने सेक्शन 42 में देखा कि अगर सारे पार्टनर्स अपनी ऑब्लिगेशंस को ड्यूली डिस्चार्ज कर देते हैं तो क्या है, तो हम समझ गए. अब क्या है कि अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को ड्यूली अपनी वोल्यूशन के ऊपर डिस्चार्ज नहीं करते तो क्या होगा. ठीक है ना. अगर कोई थोड़ी शानापन दिखाता है उस केस में क्या होगा. दिस इज व्हाट सेक्शन 43 resolves. Any one of the joint promisors must be compelled to perform. Section 43. When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in absence of the express agreement to the contrary, इसे आप फिर अंडरलाइन करो. क्या आप पढ़ लेना कि वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन अलग से दे रखी है या नहीं दे रखी है. When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such promises to perform the whole of the promise. समझ में आया. ये जो आपका प्रोमिसी है वो किसी को भी पकड़ सकता है कि तू पूरा कर प्रॉमिस. आप उसको ये नहीं कह सकते कि चार और भी तो थे ना, उन चारों को सू करो. हाँ, लेकिन जिसको पकड़ा है वो बाकी के तीन को पकड़ सकता है कि तुम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो. फिलहाल यहाँ पर अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो कि जिसका कुछ और मतलब हो. द प्रोमिस में कंपेल anyone or more of such joint promises to perform the whole of the promise unless and until there is something else in writing in the agreement.
Each promisor may compel contribution. Each of two or more joint promisor may compel every other promisor to contribute equally with him to the performance of promise unless a contrary intention appears from the contract. किसी कॉन्ट्रैक्ट के ABCD 4 प्रोमिसर्स थे, ठीक है। मैंने पकड़ा B और C को, तो B और C को मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अब हाँ, B और C A और D को पकड़ेंगे कि तुम अपना कंट्रीब्यूशन दो ना, वो एक अलग केस हो जाता है, वो हमारा यहाँ पर नहीं आता, वो यहाँ पकड़ेगा, वो जाने क्या करना। In other words, if one of the joint promises is made to perform the whole of contract, he can call for a contribution from others. He can call. It is not the duty of promisee to call all of them. Sharing of loss by default in contribution. If any one of two or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal shares. Explanation to section 43. अब श्योरिटी का केस यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है ना। श्योरिटी अलग थोड़ा हो जाता है। Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principals payment made by the surety on the behalf of the principal. Or entitle the principal to recover anything from the surety on the account of payment made by the principal. इसको तो आप ऐसे ही समझ लेना, ठीक है, इसके अंदर कुछ समझाने वाला नहीं है। A, B and C jointly promised to pay D rupees 3 lakh. D may compel either A or B or C or all of them to pay him rupees 3 lakh. Example 2. A, B and C are under a joint promise to pay D rupees 3 lakh. C is unable to pay anything. A is compelled to pay the whole. A is entitled to receive 1.5 lakh रुपया from B. A B से 1.5 लाख रुपया ले सकता है, लेकिन D चाहे तो A को पकड़ सकता है, वो B को नहीं पकड़ता, उसकी मर्जी है। अब ये उसको नहीं कह सकते तो जाके B को पकड़ना, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। C तो बैंकक्रप्ट हो गया, मान लो C तो इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो कुछ भी केस हो गया, इसको छोड़ दो, बच्चे कौन A और B। अब D की मर्जी है वो A को पकड़े या B को पकड़े। हाँ, अब अगर उसने A को पकड़ा तो A is entitled to receive half of the amount, क्योंकि ये तो बाहर हो गया, from B. This is between A and B, not between D, A and B. Then we observe that the effect of section 43 is to make the liability in event of joint contract both joint and several. Insofar as the promising may, in the absence of the contract to the contrary, तो ये चीज आप देखो बार बार आ रही है, तो क्यों आ रही है, ठीक है ना। और मैं इसी को आपको अंडरलाइन बार बार करवा रहा हूं। Insofar as the promising may, in absence of the contrary in the contract, compel anyone or more of the joint promiser to perform the whole of the promise. प्रोमिसी के पास राइट है, वो जिसको मर्जी पकड़े, नहीं तो अदरवाइज तो पूरा केस गड़बड़ हो जाएगा।
ए कहेगा बी से बात करो, बी कहेगा ए से बात करो, ए कहेगा बी से बात करो, बी कहेगा ए से बात करो, ए कहेगा बी से बात करो, और बेचारा डी बीच में भटकता रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कुछ बच्चा है, कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो आप। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन प्रोमिसर सेक्शन 44। एक प्रोमिसर को रिलीज ही कर दिया, बात खत्म, ठीक है ना, अलग कर दिया, उसको छोड़ दिया। Where two or more persons have made a joint venture, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promisers or joint promisee. Sorry, joint promiser. Neither does it free the joint promisers so released from responsibility to pay joint promiser or promisers. एक ही चीज है ना, प्रोमिसर लेकर चल दो ना, इतना इंग्लिश आप लिख लोगे वहां पर। अब एक जो है प्रोमिसर, उसको रिलीज कर दिया मैंने किसी बात से, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सबको मैंने रिलीज कर दिया। पहली बात, तीन प्रोमिसर थे ए बी सी, मैंने ए को रिलीज कर दिया, मैंने कहा जा बेटा खुश रह, खा पी अपना, वो मेरा राइट है। उसको रिलीज करने से बी और सी रिलीज नहीं हो जाते, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, बी और सी उसको पकड़ सकते हैं कि तू अपना कंट्रीब्यूशन कर, तू अपनी हमें पेमेंट कर। मैं उनको नहीं होल्ड कर सकता कि तुम उसको ए को मत पकड़ो, मैंने उसको छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने लिए किसी को फ्री कर सकता हूँ, किसी दूसरे के लिए किसी को फ्री नहीं कर सकता। तो मेरा एक को रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सबको रिलीज कर दिया, और ना मैंने उसको रिलीज कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर्स के लिए थी वो अपनी जगह रहेगी, वो उसको पकड़े, सू करे, जो मर्जी करें। A, B and C jointly promised to pay 9 lakh rupees to D. D released A from liability. ये आप नोट करें यहाँ पर, D released A from the liability. अब कौन बचे? B और C। B और C को 45-45 लाख देना है। अभी इस चीज को यहाँ फुल स्टॉप मत मान ले, अभी मैं समझा रहा हूँ। In this case, release of A does not discharge B and C from their liability. बी और सी को अपना 45, 4,05,00,000 रुपए देना, 4,50,000 रुपए देना है, ठीक है ना, 4.5 लाख रुपए दोनों को अपने देने हैं। They remain liable to pay the entire amount of 9 lakh rupees to D. ये तो निकल गया, लेकिन बी जो ए है वो कहीं नहीं निकला। ए को मैंने तो रिलीज कर दिया, लेकिन बी और सी उसको पकड़ सकते हैं। And though A is not liable to pay to D, but he remains liable to pay to B and C. ये एक अलग सिचुएशन हो गई यहाँ पर, ये एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई। That is liable to make contribution to other joint promisers. तो तू भैया अपने 3 लाख रुपए निकाल, हम तेरे से दोनों मिलके 3 लाख रुपए वसूल करेंगे लीगली। 9 लाख देना, हम 9 लाख ही देंगे, लेकिन उसकी नजर में तो 45, अपने 4,50,000 रुपए हैं दोनों के। मैं भी 4,50,000 दे रहा हूँ, वो भी 4,50,000 दे रहा है, लेकिन 3 लाख रुपए तू देगा, और हम लोग 3-3 लाख का कंट्रीब्यूशन करेंगे। एक दूसरी कहानी चल रही है।
ये पूरी कहानी समझ में आ गई? यहाँ दो कहानियां बन गई। पहले तो भाई तुम उसको 9 लाख रुपए दे दो और तुम इसको पकड़ो, इससे तुम अपना 3 लाख रुपए वसूल करो एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ द मनी कैन बी रिकवर्ड। राइट ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसी, the law relating to the devolution of joint rights is contained in section 41 which is reproduced as below। तो सेक्शन क्यों दे रखी है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ए पर्सन हैज मेड द प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them, with the representatives of deceased person jointly with the survivors, and in case of death of a last survivor, with the representative of all jointly। Person has made a promise to two or more persons jointly, and unless there is a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any or all of them, with their representatives, in consideration of the 5 lakh rupees lent to him by B and C. Promises B and C jointly to repay them that sum of the interest on a specific day due to day, but B dies. In such a case, right to demand payment shall rest with B's legal representatives, jointly with C during C's lifetime, and after death of C, the legal representative of B and C jointly। अब यहाँ पर क्या किया? केस उलट दिया है, केस उलट दिया है। अब अगर प्रोमिसी जो है उनका कोई क्लेम है तो वो भी ज्वाइंटली, अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो पेमेंट की बात थी वो पेमेंट तो मैंने सी को कही थी और सी तो मर गए तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। इन दैट केस जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स कर सकते हैं, वो रिकवरी कर सकते हैं। Time and place for the performance of the promise. The law on the subject is contained in section 46 to 50 explained below. Time for the performance of promisee. Here no application is to be made and no time is specified. Here, by the contract, a promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance specified. The engagement must be performed within reasonable time. Explanation to section 46. The expression reasonable time is to be interpreted having regard to the fact and circumstances of particular case. यहाँ पर जो भी रीजनेबल टाइम कोर्ट को लगता है वो कोर्ट को करेगी। टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस
where the time is specified and no application is to be made. If the delivery of goods is offered, say after sunset, the promisor may refuse to accept the delivery for usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of the business. When a promise is to be performed on a certain day and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisor may perform it any time during the usual hour of the business. जब ऐसी कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो जो भी नॉर्मल या रीजनेबल है उसी को काउंट किया जाएगा. On such day and the place at which the promisee ought to be performed. देखो बेटा प्रॉमिस से फिर बातें निकल कर आती हैं कि जगह पर जस्ट डिलीवरी कोई गुड्स की डिलीवरी है तो ऑफकोर्स जहां भी शॉप है जहां भी उसका गोडाउन है वहां पर डिलीवरी होगी और ड्यूरिंग द बिजनेस आवर होगी जैसे ऊपर हमने एग्जांपल में देख भी लिया था. Application for performance on certain day to be at proper time and place. Section 48. When a promise is to be performed on certain day and the promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee, it's the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of the business. Promises to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without the application by the promisee, then it's the duty of the promisee to apply for performance at proper place and within the usual hour of business. Explanation to section 46 states that the question what is the proper time and place is in each particular case a question of fact. वो कोर्ट अपने हिसाब से सारी चीजें देखकर फिर डिसाइड करेगी. Place for the performance of the promise where no application is to be made and no place fixed for the performance. Section 49. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. A undertake to deliver 1,000 mounts of jute to B on fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it at the same place. यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है. अगर दिक्कत है तो बताओ. सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें हैं. Performance in manner or at time prescribed sanctioned by the promise. Section 50. The performance of any promise may be made in any such manner or at any time which the promise prescribes sanctions. बात करो इसके अंदर क्या समझने वाला है. परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल प्रोमिसेस कितना चलेगा आपका.
को करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे इसको। क्या नहीं हो पाएगा, 40 मिनट हो गए आपके पूरे। अब ये लंबा चला जाएगा, ये 1.5 घंटे का बन जाएगा वीडियो। और इतना लंबा बनाने का क्या फायदा कि मैं भी परेशान हो जाऊं, आप भी परेशान हो जाएं। ठीक है ना, कोई मुसीबत थोड़ी करनी है। बात को समझना है, आपको समझने का टाइम मिल जाए, डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाए, मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो यहाँ बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखते रहें, देखकर समझते रहें, सीखते रहें और अपने का आपको तैयार करते रहें एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, माय विशेस।